नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है स्वतंत्र भारत से विकसित भारत की ओर। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। ये संबोधन सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि आने वाले भारत की एक रूपरेखा थी, आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की। सेमीकंडक्टर से लेकर जेट इंजन तक, कृषि से लेकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता तक, युवाओं से लेकर किसानों तक, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं इस भाषण में शामिल थी। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री के भाषण के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, मैं आशुतोष सुनियाल आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री के भाषण पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रागिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष। श्रोताओं, सबसे पहले तो मुझे कहना होगा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस भाषण अब तक का सबसे लंबा और शायद सबसे साहसिक भाषण रहा। प्रधानमंत्री ने एकदम साफ कहा कि भारत अब केवल कदम नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में छलांग लगाएगा। बिल्कुल, और यही तो इसकी खासियत है। मुझे सबसे पहले जो बात प्रभावित करती है आशुतोष, वो है सेमीकंडक्टर मिशन। इतने सालों से हम इस तकनीक में पीछे थे और अब प्रधानमंत्री ने 2025 के अंत तक मेक इन इंडिया चिप लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता की नींव है। बिल्कुल। श्रोताओं, एक बार आप लोग भी सुनिए कि प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर क्या कहा। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। रागिनी, सेमीकंडक्टर से जुड़ा एक और पहलू है स्वदेशी तकनीक की चुनौती। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा है कि जैसे हमने कोविड वैक्सीन बनाई, वैसे ही अब हमें जेट इंजन और नई तकनीकें खुद विकसित करनी होंगी। जी आशुतोष, और रक्षा से जुड़ी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बहुत बड़ा संदेश था। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से सफल हुआ, यानी भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। बिल्कुल, और इस आत्मनिर्भरता की सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया परमाणु ऊर्जा और डीप वाटर मिशन के साथ। सोचिए, 2047 तक भारत अपनी परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाने जा रहा है और समुद्र से ऊर्जा संसाधन निकालेगा। ये सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी है। हाँ, और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा रही 1 लाख करोड़ रुपए की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। सीधे 3 करोड़ युवाओं को फायदा और निजी क्षेत्र में हर नए नियुक्त युवा को 15,000 रुपए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने किसानों को भी नहीं भुलाया। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि की रीढ़ हमारे किसान हैं और आंकड़े भी रखे कि भारत दूध, दलहन और जूट के उत्पादन में नंबर 1 है और चावल, गेहूं, फल और सब्जियों के उत्पादन में नंबर 2। आशुतोष, मुझे प्रधानमंत्री जी की वो लाइन भी याद है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों से जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा। इसके साथ उन्होंने पीएम धन धान्य कृषि योजना और उर्वरक आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। बिल्कुल रागिनी, और प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश, सिंधु जल संधि पर सख्त रुख। प्रधानमंत्री ने कहा, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, यानी अब पानी का उपयोग पहले भारत के खेतों और किसानों के लिए होगा। सही कहा आशुतोष, और सिर्फ किसानों और युवाओं की बात नहीं, प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधार की भी घोषणा की, जिसे जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन का नाम उन्होंने दिया और कहा कि दीपावली तक ये लागू हो जाएंगे और इससे आम उपभोक्ता, छोटे व्यापारी और एमएसएमई को राहत मिलेगी। तो आइए श्रोताओं, आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री की इस घोषणा को सुनाते हैं। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया। समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया,
हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तो रागिनी, कुल मिलाकर ये भाषण था आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत 2047 तक का रोड मैप। रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, स्पेस, इस भाषण ने हर क्षेत्र को छुआ है। और श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि ये भाषण केवल घोषणाओं की लिस्ट नहीं था, बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट था। क्योंकि अगर ये बातें जमीन पर उतरी तो आने वाला भारत सच में एक $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और विकसित राष्ट्र बन सकता है। सही कहा रागिनी। और अब वक्त है इस चर्चा को समेटने का। हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री का ये भाषण हर भारतीय से जुड़ता है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, उद्यमी हो या फिर आम उपभोक्ता। तो श्रोताओं, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर एक चर्चा। अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र भसीन और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा। और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं हमारी सहयोगी रेणु उप्रेती पंत। आइए सुनते हैं। मिट्टी की खुशबू हवा का पैगाम है, मेरा भारत ही मेरी पहचान है। हम आजादी के 79वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में यदि हम 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2025 के सफर को देखते हैं तो हमारे देश भारत ने कई सारी ऊंचाइयों पर अपना हस्ताक्षर कर लिए हैं, कई सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। हमारे देश भारत ने आज चांद पर कदम रखा है, विज्ञान को करीब से समझा है। डिजिटल युग में भारत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। यानी कि भारत ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी भारत के पास कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है। और जब देश के लाल किले से ध्वजारोहण किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। के साथ ही ऐलान उन्होंने कई सारे किए हैं, जिसमें ये समझा जा सकता है कि हमारा देश आज कितना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, कितना विकसित होना उसे बाकी है, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो उन्हीं के भाषण की जो बातें हैं, जो संदेश है, जो ऐलान है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 79वें साल आजादी के जश्न को मना रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षाविद आप रहे हैं तो कई सारी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको जानकारी, लेकिन इस हम देश की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 1947 से आज 2025 में देश ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? 1947 से आज तक देश ने जो प्रगति की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का देश है। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता है। एक समय था जब भारत को लेकर के आम धारणाएं की उपेक्षा की रहती थी। आज भारत को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर एक सम्मान है। और केवल कहने की बात नहीं, अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में भी भारत ने बहुत ऊंचाई हासिल की है। अभी आपने भी जिक्र किया कि हम चांद तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक आयाम है। इसके अलावा हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। अगर हम अवस्थापना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें भी भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और साथ ही युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी जो हमारा एक कार्य हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से अपना संबोधन किया, वो देश को किस तरफ ले जाना है हमको, उसके बारे में पूरा एक खाका उन्होंने देश की जनता के सामने रखा। और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प को भी उन्होंने दोबारा से व्यक्त किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के सारे ऐलानों पर, उनकी कही गई बातों पर हम आएंगे। उससे पहले कुलदीप राणा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नए कीर्तिमानों की बात तो भसीन जी ने करी, आपको क्या लगता है चुनौतियां अभी क्या क्या हैं देश को अन्य देशों की तुलना में वैश्विक तौर पर सशक्त बनने के लिए? देखिए, जब आप विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में आपके समक्ष चुनौतियां आती हैं। लेकिन जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब तक उन्होंने 12 बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। भाषण में चुनौतियों से ज्यादा लक्ष्य की तरफ उन्होंने अपना फोकस रखा हुआ था। और भाषण इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, वो देश में इतना आत्मविश्वास जगाने वाला था
कि वो देश को बता रहे थे कि अब हम कहां पहुंच चुके हैं और अब हमें कहां पहुंचना है, और अब हम इतने सक्षम भी हो चुके हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हम बना सकते हैं। उनके पास युवाओं को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के एक विजन था जो उन्होंने जनता के साथ साझा किया। उन्होंने एक नए राष्ट्र, नए विकसित राष्ट्र की दिशा में हमें क्या आगे सोचना है, कैसे हमें काम करना है, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो युवाओं को, देशवासियों को एक लक्ष्य दे रहे हैं कि अब इस दिशा में अपना हमें ध्यान केंद्रित करना है। जैसे हमने महाभारत में सुना है ना कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि उसे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है या क्या दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये आज का जो भाषण था वो उसी प्रकार से था कि वो तमाम देश के अर्जुनों से कह रहे हों कि उठो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। हमारे लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य विकसित भारत की दिशा में, हमारे पास हमने सैन्य शक्ति के रूप में भारत आज आगे बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रहा है, एक बड़ी चुनौती रहा है। देखिए, राजनीतिक रूप से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप भारत को देखते हैं तो आपको उन तमाम तथ्यों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिन चीजों पर भारत आज आगे बढ़ा है। और वही चीज प्रधानमंत्री के भाषण में दिखाई दी। इस भाषण में जो ऊर्जा उन्होंने युवाओं में भरी है, अपने देशवासियों में भरी है, और एक आह्वान जो उन्होंने किया है, तो जो 2047 तक विकसित भारत की जो बात कही है, अब हम विकासशील भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं। हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक दुनिया के तमाम देशों के लिए चुनौती भी बन गया है भारत, कि अगर इसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक चुनौती खड़ी करेगा। तो उन तमाम दिशाओं में भारत प्रधानमंत्री ने लोगों को जोड़ा है। जी बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा देने की बात कही है। हाँ, दिवाली त्योहार आने वाला है, उन्होंने कहा है कि जीएसटी सुधार होगा, क्योंकि देखिए अभी हम देखते हैं कि चारों तरफ एक बातें गूंजती हैं कि जीएसटी बहुत हर चीज में लग रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अब वो कह रहे हैं कि जीएसटी सुधार होगा, दिवाली में तोहफा मिलेगा। आपको क्या लगता है भसीन जी, जमीनी स्तर पर कितनी तैयारियां हैं इसको लेके? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका ये संबोधन जो है वो केवल देशवासियों के लिए ही नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को भी एक बहुत सीधा और स्पष्ट जो है संदेश भेजा है कि भारत किसी ब्लैकमेल में आने वाला नहीं है और किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं है। तो ये संदेश जो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां चल रही हैं और भारत के विकास को देख करके कुछ देश परेशान हैं, उन सब स्थितियों में भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको भी उन्होंने अपने संबोधन में अभिव्यक्त किया है। अभी जो लक्ष्य की बात की जा रही है, अभी आपने जीएसटी की बात की, तो निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। अभी हम जो उनका पहला ही वर्ष था मोदी जी का इस तीसरे कार्यकाल का, हम 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आ गए। और जैसा कि मोदी जी का संकल्प है कि इस कार्यकाल के पूरा होने तक वे भारत को जो है तीसरे स्थान तक ले आएंगे, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि हम बहुत बड़ी मजबूत जो है अर्थशक्ति बनने जा रहे हैं। और उसी क्रम में जनता को भी राहत देने की बात उनके द्वारा कही गई है। आज जीएसटी को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि दीपावली तक जो जरूरी चीजें हैं उन पर जीएसटी कम की जाएगी, इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने राहत देने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर ये जो जन कल्याण की उनकी एक नीति है उसका भी एक परिदृश्य है, और साथ ही जो हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको भी चीज अपने आप में दर्शाती है। कुलदीप जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है जीएसटी सुधार करने में कितनी पारदर्शिता है मोदी जी की बातों में? क्योंकि वो कह रहे हैं दिवाली में बड़ा तोहफा देंगे। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर तैयारियां हैं पूरी? देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है तो ये संभव नहीं हो सकता है कि बिना तैयारियों के या बिना ग्राउंड रिसर्च के उन्होंने कोई बात की, क्योंकि वो आज देश को संबोधित कर रहे थे। उनका संदेश देश के साथ साथ दुनिया के लिए भी था। जो संपूर्ण भाषण है, अगर हम उसे गौर से देखें तो वो भारत के वो लोगों के लिए ही नहीं, एक कूटनीतिक संकेत उन विश्व के देशों के लिए भी था। आज दुनिया में 5 देश हैं जिनको हम विकसित राष्ट्र के रूप में जानते हैं, और भारत को विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज भारत विकासशील राष्ट्र होते हुए भी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी कि विकसित राष्ट्रों में को पछाड़ते हुए हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, और यही वो चुनौतियां हैं जो विश्व के अन्य देशों से, जो अनेक ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के जो चुनौतियां खड़ी होती रही हैं। और आज अगर वो भारत के नागरिकों के लिए जीएसटी में रियायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसने आम आदमी को बड़ा परेशान किया है, और आम आदमी इससे बड़ा जूझता है।
वो जितनी मेहनत से कमाई लेकर के आता है उसका एक बड़ा हिस्सा उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। ठीक, लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, उन्होंने अपने उसमें कहा है कि हम टैक्स को लेकर के, हम जीएसटी को लेकर के हम सुधार करेंगे, हम तोहफा देंगे, तो इसके कुछ बहुत बड़े संकेत आने वाले समय में हमें देखने को भी मिलेंगे। जो बाजार है हमारा उसमें भी देखने को मिलेगा। और तो अगर ये बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका हमें आने वाले समय में ये परिलक्षित भी होगा। जी बिल्कुल कुलदीप जी, दिवाली का सभी को इंतजार है कि जीएसटी कितनी कम होती है हर चीज से। भसीन जी, आज मोदी जी ने एक बात बोली कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये जो बयान है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है और सिंधु जल संधि पर प्रहार कर रहा है, तो क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? हालांकि पहले भी ऐसी बातें उठी थी, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इस तरह का बयान पाकिस्तान को प्रहार करना, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति और नीति है उसका परिचायक है। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर के हम बातें बहुत करते थे, लेकिन एक्शन में हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाया करते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, जब तक पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं आतंकवाद को सपोर्ट करने की, उनको ट्रेनिंग देने की, अपने लॉन्चिंग पैड बनाने की, उससे ठीक नहीं होता, तब तक भारत जो है इस संधि को स्थगित रखेगा और पानी देने का हमको जो है निश्चित तौर पर हम उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे और पाकिस्तान को पानी ना जाए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि वो खून बहाता रहे और भारत उसको पानी देता रहे, तो अब ये स्थिति दोहरी चलने वाली नहीं है। इसी क्रम में एक निर्णय और हुआ है, अगर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं भारत पर कोई हरकत करते हैं तो अब उसको केवल एक सामान्य आतंकवादी घटना नहीं माना जाएगा, बल्कि उसका युद्ध माना जाएगा और तब भारत जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात और कही है, वो उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र का उन्होंने नाम लेकर के बोला है। सुदर्शन चक्र जो है हमारी एक जो पौराणिक हमारी विरासत है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। भगवान विष्णु का ये अपने एक अस्त्र है जिसको भगवान कृष्ण ने भी धारण किया और ये केवल जो है चक्र काटता ही नहीं है बल्कि सुदर्शन चक्र जो सुरक्षा भी देता है और दुश्मन को काटता भी है। तो ये बात आज उन्होंने कह करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत के अंदर जो हमारा सुरक्षा का सिस्टम है उस सिस्टम को हम पूरे देश के अंदर जो है स्थापित करेंगे। तो आज उन्होंने एक सुरक्षित भारत का भी सीधे शब्दों में संदेश दिया है और दुश्मनों को भी जो हमारी तरफ नकारात्मक सोच रखते हैं, हमारे बारे में गलत विचार रखते हैं, उनको भी सीधा सीधा एक उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप कोई हरकत करेंगे तो हमारा जो कार्रवाई होने वाली है वो बहुत कड़ी होगी। और उसका प्रमाण जो है अभी हमने हाल ही में 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सामने दुनिया ने देख लिया। इस 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने पे लाया गया और आगे भी जो है स्थितियां हैं कि पाकिस्तान को विवश होकर के झुकना पड़ा और उसके लिए युद्ध विराम के लिए हमको कहना पड़ा। तो ये सब बातें इस प्रकार से हमारे सामने आ रही हैं कि एक तरफ विकास है, एक तरफ विरासत है, एक तरफ देश की सुरक्षा है। ये सब बातें जोड़ करके पूरा पैकेज का भाषण था। उन्होंने देश को एक नई एक ऊर्जा प्रदान किया प्रधानमंत्री जी ने। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, युवाओं के रोजगार की बात भी कही गई है इसके अंदर। इसी प्रकार से स्पेस की बात अभी चर्चा में आई है। इसी साथ ही इनोवेशन की बात की है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने आज कही है, वो है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि आत्मनिर्भरता किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने से बात नहीं बनने वाली, हमें हर क्षेत्र के अंदर जो है आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्योंकि जो वैश्विक वातावरण है, कब जिस देश पर हम निर्भर करते हैं कब वो अपने हाथ पीछे खींच ले तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए बहुत बेहतर है कि हम अपने आप को ही आत्मनिर्भर बनाए और विश्व में कहीं कुछ भी हो, कोई हमारे साथ खड़ा हो तो ठीक, ना खड़ा हो तो ठीक, हम अपनी जो दिशा में काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल कुलदीप जी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि भारत को धमकी मिल रही है परमाणु बम की और ब्लैकमेलिंग, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी। और आज खुद मोदी जी ने जब बोला है कि हम इस तरह की धमकियों से नहीं डरते, हम ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, तो क्या ये इशारा करती है आत्मनिर्भर भारत की ओर? बिल्कुल। देखिए, आपको पहले भारत का जो व्यवस्था है, भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, भारत की जो संस्कृति है, यही वो चीज है जो तमाम इतिहास में आपने देखा होगा, इतनी घटनाएं भी, मुगल आए, तमाम लोग आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत को विखंडित नहीं कर सके। भारत आज एकजुट है तो ये भारत की संस्कृति है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, इतना पहनावा,
हमारा खान पान भी अलग अलग प्रकार का है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है संगठित है। तो ये भारत की परंपराएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, जिनमें भारत का एकजुट है। और एक राष्ट्र के रूप में जो भारत का चिंतन है, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उनका एक भाषण था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और अगर हम उसको गौर करें तो इन 12 वर्षों में उनके जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल रहा है, इन 12 वर्षों में उन्होंने कई चुनौतियां झेली और देश को भी उन्होंने, अकेले ही नहीं, उन्होंने देश को भी शामिल किया। हमने कोरोना देखा, कोरोना से हम किस तरह से बाहर निकले, ये दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा आश्चर्य रहा है। ठीक है, जहां दुनिया के देश जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस तरह का क्राउड मैनेजमेंट हमारे भारत में है, क्योंकि कुंभ जैसी व्यवस्था, एक धार्मिक आयोजन भारत में होता है। और आप देखिए कि इस बार 56 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आए हैं। ठीक है, तो और इतना शांतिपूर्वक तरीके से चीजें रही। तो ये भारत है। भारत ने जिस तरीके से आज आगे बढ़ा है, भारत को, भारतीयों को भारत की पहचान, उनकी पहचान और उनके आत्मबल को जो याद दिलाया गया, और वो चीजें जिस तरीके से आज आगे बढ़ी हैं, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बातें निकल करके आई, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में एक शोधार्थी हैं, रक्षा को लेकर के उनका शोध रहता है, और उन्होंने बाकायदा, वो अमेरिकन है, अमेरिका के होकर के उन्होंने भारत की सिंदूर पर की प्रशंसा की है, और अपने देश पर, अमेरिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अमेरिका को इससे सीख लेना चाहिए। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये अब तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन रहा है। तो एक ऐसा देश जो कूटनीतिक रूप से आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका क्या कर रहा है, टैक्स उसने 50% से ज्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया है। उस देश के नागरिक, उस देश के बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन है, हालांकि हमारे देश में इस चीज को लेकर के आवाजें उठती रही हैं, ये क्षणिक राजनीतिक लाभ को लेकर के चीजें उठती हैं। मैं समझता हूं कि जहां देश की बात होती है, वहां इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एक विदेशी नागरिक, एक विदेशी विद्वान ये बात कह रहा है, तो कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा। कहीं ना कहीं भारत के लिए उपलब्धि है कि आप बहुत बड़ी उपलब्धि पर आज जाने जा रहे हो, बिल्कुल जाने जा रहे हैं के जरिए। बिल्कुल भसीन जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, समय समय पर चुनाव यहाँ पे होते हैं, और पिछले कुछ समय से एक बात उठती है अवैध घुसपैठ की। आज मोदी जी ने भी अवैध घुसपैठ के बारे में बोला। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जब अवैध घुसपैठ की बात की थी, उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफी मिशन को भी अब लॉन्च करने जा रहे हैं वो, तो ये अवैध घुसपैठ किस ओर इशारा था? कि जो डेमोग्राफी का मामला है, ये एक बहुत ही हमारे लिए सावधानी का मसला है, और इसके प्रति उन्होंने पूरे देश को जो है सावधान भी किया है। अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जो कई प्रकार के हमले हो रहे हैं, उसमें से एक प्रकार का हमला भारत में होने वाली जो अवैध घुसपैठ है, वो अपने आप में है। अन्य देशों के लोग हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं और फिर स्थान पर फैल करके अलग अलग क्षेत्रों की जो डेमोग्राफी है उसको भी अपने आप में बदल देते हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो निश्चित तौर पर किसी भी देश के लिए बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बात कही है, और उन्होंने जो बड़ा मिशन चलाने की बात की है, निश्चित तौर पर वो देश के लिए बहुत हितकारी होगा। लेकिन इसमें सब बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जितने भी मसले हैं उसमें प्रधानमंत्री जी देश की जनता का भी आह्वान किया है कि हमको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए जो हमारे आम नागरिक हैं उनकी भूमिका भी रहने वाली है। तो ये जो घुसपैठ का मसला है, इसमें भी अपने आप में एक नागरिकों की जो जागृति है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। भसीन जी, मोदी जी ने ये बोला है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, रोजगार का मुद्दा हमारे देश में काफी चरम पर है, और अब ऐसा कहा गया है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी युवा नौकरी करते हैं तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15,000 रुपए सरकार देगी, कंपनी को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये फैसला कैसे देखते हैं आगे से? माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले काफी समय से युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, और उसी के चलते जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी कहा गया है कि कौशल विकास को हम प्राथमिकता दें। और कौशल विकास की बात करते समय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम विश्वविद्यालयों में वो शिक्षा पढ़ाएं जिसकी बाजार में आवश्यकता हो। इंडस्ट्री और एकेडमिया से मिल करके जो है उसका तय करें। उसी क्रम में उन्होंने तब भी कहा था कि हम इंटर्नशिप के लिए एक बड़ी भारी योजना भी चल रही है देश के अंदर, जिसका फायदा देश के लाखों युवाओं को मिल रहा है। उसी क्रम में उन्होंने एक नई घोषणा करी है जिसमें कि करीब 3 करोड़ युवाओं के लिए जो है रोजगार की बात कही गई है, और 1 लाख करोड़ जो है रोजगार पैदा करने की बात जो हुई है वो अपने आप में इसी क्रम में है कि जो आपने बात कही कि अगर कहीं भी रोजगार सृजित होता है
और हमारा युवक जाता है तो उसको भी 15,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि इससे युवा शक्ति को भी ताकत मिलती है, उसकी जो एक अपने आप में ऊर्जा है वो देश के काम में आती है। और युवाओं के प्रति उन्होंने ये भी कहा है कि वे इनोवेटिव काम करें, क्योंकि केवल हम सामान्य नौकरी लेकर काम नहीं करने वाले। आज हम चाहते हैं कि हमारा युवा जो है केवल नौकरी के लिए न दौड़े, बल्कि नौकरी देने वाला बने। इसीलिए स्टार्टअप की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो ऐसे में जो नया एक दौर भारत में शुरू हुआ है, उसमें आज हमारा युवक जो है वो दुनिया के अंदर अपने टैलेंट से स्थापित हो रखा है। भारत में भी लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं और नए इनोवेशन से भी हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नई जो खोज है, जो नया तौर तरीका है, उसके संग काम करने से हम दुनिया की दौड़ में आगे रह सकते हैं और वो काम युवाओं से होने वाला है। कुलदीप जी, देश के 79वें आजादी के साल में प्रवेश करने पर देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से एक ऐसा भाषण देना जिसमें कई सारे ऐसे ऐलान हैं जो देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएंगे, आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा इस भाषण का? संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जो बात प्रधानमंत्री ने कही है उसमें रक्षा भी है, उसमें अर्थव्यवस्था भी है। देश सुरक्षित होगा तो देशवासी सुरक्षित होंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो देश आगे बढ़ेगा। और इन दोनों के बीच में वो तमाम सारी बातें हैं। उन्होंने स्वास्थ्य की बात की कि देश के मोटापा बढ़ रहा है। सो देखिए, ये समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री कहां तक देख रहे हैं कि लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, वो स्वस्थ हों, उस दिशा में भी उन्होंने बात कही है। और सामाजिक रूप से हम इकट्ठे रहें, उसकी दिशा में भी हमने बात कही है। विदेशी चुनौतियों को लेकर के हमें सजग रहना है, उस बारे में हमने बात की है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने इसमें महसूस करी कि उन्होंने खुले मन से संघ को लेकर के एक बात कही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के। आजादी के बाद से देश जितना आगे बढ़ा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र में रहा हो, लेकिन इस देश को संगठित करने में, सामाजिक रूप से संगठित करने में आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और यह बात प्रधानमंत्री समझते हैं और यही वजह है कि जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं संघ को, तो उन्होंने उस बात को भी उन्होंने वहां पर कहा है। तो ये एक संपूर्ण भारत को लेकर के, मतलब आप हमारे पक्ष में हैं उसको भी, और आप हमारे विपक्ष में हैं उसको भी लेकर के आगे बढ़ने की बात आज के भाषण में थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आपने इस विशेष चर्चा में प्रतिभाग करके एक संक्षिप्त जान दी है। लाल किले से की गई बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें, वो ऐलान जो देश को आगे ले जाएंगी। अब देश की जनता को इंतजार है उन सभी ऐलानों का जमीन पर उतरकर देश को आगे बढ़ने का। नमस्कार। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री का ये भाषण हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अतीत की स्मृति नहीं है, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 की इस यात्रा में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।